शी किल्ड हर मदर फॉर गवर्नमेंट जॉब। ऑयल 3 जुलाई 2026 जयपुर के प्रताप नगर में शाम के करीब 4:45 बज रहे थे जब 45 ईयर ओल्ड नीरज शर्मा जी अपने बेटे दिव्यांग दोस्तों अगर ये कोई हाईलाइट देख रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शाम को 8 बजे ऑलमोस्ट डेली मंडे के अलावा आई गेस स्ट्रीम करता हूँ, तो आप आ सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबली मंडे को भी कर लूँ, कोई भरोसा नहीं मेरा। छोड़कर पैदल अपने घर वापस लौट रही थी। वो रोड के बिल्कुल किनारे चल रही थी जैसे कोई भी समझदार पेडेस्ट्रियन चलता है, पर उसी वक्त पीछे से एक सफेद स्कॉर्पियो अलेजिडली 130 की स्पीड पर सीधा उनके ऊपर चढ़ गई। टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि नीरज जी का शरीर करीब 100 फीट दूर जाकर गिरा और ऑन द स्पॉट ही उनकी मौत हो गई। देखने में एक और आम लड़की का नाम है, इंडिया में ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं, लेकिन इस केस में एक चीज बात से अलग थी क्योंकि इस मौत से कुछ हफ्ते पहले ही नीरज जी के घर की सीढ़ियों पर कोई जलता हुआ नारियल, नींबू मिर्च और लाल सिंदूर फेंक कर चला गया था। ऊपर से देखने में ये किसी काले जादू, ब्लैक मैजिक, किसी तांत्रिक टोटके जैसा लग रहा था, पर इस केस का सत्य काफी ज्यादा चिलिंग है क्योंकि ये काला जादू नीरज जी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हो रहा था, बल्कि इसलिए किया जा रहा था ताकि वो डर के अपने घर से बाहर निकल जाएं और जैसे ही वो बाहर निकले उन्हें रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। और ये पूरा प्लान किसी अजनबी ने नहीं बल्कि खुद उनकी अपनी सगी बेटी ने बनाया था। But why would she do this to her own mother? इस सवाल का जवाब गेस करना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि जो भी लोग नीरज जी को जानते थे उन्हें यह पता था कि शी वाज अ वेल्दी पर्सन। ऑन पेपर नीरज शर्मा लोअर कोर्ट में एक LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क थी, लेकिन इन रियलिटी करोड़ों की जमीन और प्रॉपर्टीज उनके नाम पर थी, which could be a good reason कि कोई उन्हें क्यों मारना चाहेगा, which was basically to take control over all of her property। लेकिन इस तरह के केसेस भी नए नहीं हैं और मैंने काफी सारे ऐसे केसेस भी कवर करे हैं पहले, एंड उन सभी केसेस में कल्प्रिट कोई करीबी कोई फैमिली का बंदा ही होता है। और नीरज जी की लाइफ में भी उनके इन-लॉज जो थे वो ऐसे ही टाइप के इंसान थे जिनके साथ नीरज जी के जो रिश्ते थे वो कुछ ज्यादा ठीक नहीं थे, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो ये थी, ये एक्चुअली नीरज जी के लेट हस्बैंड विजय कुमार शर्मा की हुआ करती थी। करीब 1 साल पहले विजय जी की अननोन सर्कमस्टेंसेस के कारण मौत हो गई थी। उनकी मौत ने परिवार को पूरी तरह झंझोर कर रख दिया था क्योंकि विजय जी ही परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। एंड नॉट ओनली दैट, अपने पति के ऐसे अचानक मर जाने के कारण नीरज जी बहुत ही ज्यादा एक तो दुख में थी और वो बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी। अब विजय कुमार जी की मौत कैसे हुई इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। एक तरफ अपने पति को खोना उनके लिए काफी ज्यादा पेनफुल था, तो दूसरी तरफ उनके ऊपर अपने बेटे को और अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी अब। एंड विद दिस रिस्पांसिबिलिटी नीरज जी को अपने इन-लॉज की दुश्मनी भी सहनी पड़ रही थी क्योंकि बिफोर हिज डेथ विजय जी ने अपना सारा पैसा, अपनी सारी प्रॉपर्टी नीरज जी के नाम कर दी थी ताकि उन्हें जाने के बाद भी नीरज और उनके बच्चों को किसी भी चीज की कमी ना हो। पर नीरज जी के इन-लॉज को यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। नाउ विजय जी तो थे नीरज जी के हस्बैंड, वो जयपुर कोर्ट में एज अ LDC काम करा करते थे पहले, पर क्योंकि उनकी अनटाइमली डेथ हो गई थी अचानक से, तो फिर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के तौर पर अब उनकी जो सरकारी नौकरी थी वो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को मिलने वाली थी। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट हमारे सरकार के द्वारा बनाई एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो इंश्योर करती है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति है, अगर उसकी अनटाइमली डेथ हो जाए या उसे मेडिकल ग्राउंड्स पे अर्ली रिटायर करना पड़ जाए तो उसकी नौकरी उसके स्पाउस या बच्चों को दे दी जाती है टू इंश्योर कि फैमिली उनके बाद भी फाइनेंशियली सिक्योर रहे। लेकिन जिस स्कीम का मकसद ही एक टूटे हुए परिवार को बचाने का था, उन्हें सिक्योरिटी देने का था, वही स्कीम अब उनकी बीवी और उनकी 24 साल की बेटी आयुषी के बीच में एक बहुत बड़ा टेंशन का रीजन बन गया था। दरअसल जब कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की बात आई तब आयुषी ने एक्सप्लिसिटली अपनी मदर से कहा कि उसे ये नौकरी चाहिए। आयुषी को पता था कि ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, पर यहाँ उसे ये जॉब बिना किसी मेहनत के मिली थी, बिना कोई एग्जाम दिए, बिना कोई इंटरव्यू पास किए उसका करियर जिंदगी भर के लिए सेट हो सकता था। इसीलिए आयुषी चाहती थी कि ये नौकरी उसे मिल जाए किसी तरह। पर यहाँ पर आयुषी के मामा राकेश कुमार शर्मा ने नीरज जी को एडवाइस करा कि वो ये नौकरी अपने लिए ही ले ले, नॉट बिकॉज ऑफ ग्रीड, बल्कि ऐसा करके वो एक सेंसिबल डिसीजन लेते उस टाइम पर, जो चीज शायद से आयुषी को समझ नहीं आती। सी, जिस टाइम पे आयुषी के फादर और नीरज जी के हस्बैंड विजय जी की डेथ हुई थी उस टाइम पर आयुषी ने जस्ट अपना 12th पास करा था एंड उसे आगे कॉलेज में जाना था और राकेश जी को ये चीज पता थी कि कुछ सालों बाद या फिर कुछ सालों में आयुषी की शादी हो जाएगी और तब शायद से वो ससुराल में इतनी ज्यादा बिजी हो जाएगी कि गवर्नमेंट इस जॉब को अपना टाइम ना दे पाए। और शायद ये भी चीज हो सकती थी कि शादी के बाद कुछ ऐसा हो जाए कि उसके लड़के के घर वाले उसको ये जॉब ना करने दे, तो देन इट वुड बी नीरज जी एंड स्पेशली हर एबल्ड सन ओनली लेफ्ट इन दिस फैमिली। तो अगर उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं होता देन हाउ वुड शी टेक केयर ऑफ हर सन एंड हरसेल्फ, क्योंकि नीरज जी का जो बेटा है वो एक स्पेशली एबल्ड बच्चा है एंड उससे स्पेशली केयर और पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक स्टेबल घर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यही बात का ध्यान रखते हुए राकेश कुमार जी ने नीरज को कहा कि तुम ये जॉब अभी ले लो, पर उनके इस डिसीजन से आयुषी इतना ज्यादा चिढ़ गई थी कि उसके और नीरज जी के बीच कांस्टेंट झगड़े होने
होने लगे थे और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि फाइनली आयुषी ने नीरज जी और अपने भाई के साथ रहना ही छोड़ दिया और जयपुर में ही वो अपने चाचा अपने अंकल मोहन स्वरूप के घर जाकर रहने लगी। बट आई वांट टू मेंशन वन थिंग ओवर हियर कि आयुषी का जो ये पार्ट है, उसकी लाइफ का जो ये पार्ट है, उसकी डिटेल्स हमारे पास एक्चुअली में क्लियरली नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ये सजेस्ट करती है कि आयुषी गुस्से में अपने एयरपोर्ट कनौली वाले घर से निकल गई थी और जयपुर के कल्याण कॉलोनी में अपने लेट फादर के मकान पर, जो पहले बने हुए थे मकान, उनमें रह रही थी। जो ये एयरपोर्ट कॉलोनी वाला घर था जहां पे ये पहले सभी लोग रह रहे थे, ये इनका नया घर था और इनके पास और भी प्रॉपर्टीज थी। एंड सोर्सेस ये कहती है कि वहीं पर उनके अंकल का बेटा बलराम भी रहा करता था। दोनों ने साथ में एलएलबी में एडमिशन लिया और एलिजिडली यहीं पर उसने पुराने घर में पहली बार अपनी मां को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचा। आयुषी का ये एटीट्यूड जस्ट टेल्स यू कि उसकी लाइफ में कोई सीरियस गोल या एम्बिशन था ही नहीं। शी वाज यंग एंड वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी। क्लियरली वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ प्रोडक्टिव कर सकती थी, अनलाइक हर मदर जिनकी उम्र उस टाइम पे 45 साल थी और उन्हें अपने साथ 2 बच्चों की देखभाल करनी थी। बट स्टिल उसे जॉब पाने के लिए एक शॉर्टकट चाहिए था, क्योंकि मेहनत करना वाज नॉट हर थिंग। सो नीरज जी को सिर्फ अपने परिवार का ध्यान ही नहीं रखना था, बल्कि उन्हें अब अपनी बेटी का गुस्सा, उसकी नफरत भी झेलनी पड़ रही थी, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने पूरे परिवार के बेनिफिट को देखते हुए ये डिसीजन लिया था। तो अब उन्हें खुद की ही बेटी से एक मतलबी मां होने के ताने सुनने पड़ रहे थे। उन्हें इस चीज से कितना बुरा फील हुआ होगा, ये चीज तो केवल नीरज जी ही समझ सकती थी। नाउ गुस्सा और नफरत एक इंसान को किस लेवल तक अंधा कर देता है, इसका प्राइम एग्जांपल आयुषी थी, क्योंकि अपनी मां से अलग होने के बाद वो उस इंसान के करीब हो गई थी जो कि उनकी मां से बहुत ज्यादा नफरत करता था, उनसे आए दिन झगड़े करा करता था, यहाँ तक कि वो उन्हें कई बार धमकी भी दे चुका था। याद में और कोई नहीं बल्कि आयुषी के अंकल मोहन स्वरूप ही थे। द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। और मोहन स्वरूप के साथ रहते हुए आयुषी का उनके साथ रिश्ता गहरा होता गया। आर्मी में नफरत का निशाना नीरज जी ही थी। मोहन स्वरूप को नीरज जी की या फिर उनके भाई विजय की प्रॉपर्टी चाहिए थी और दूसरे हाथ में आयुषी को चाहिए थी ये गवर्नमेंट जॉब। इसलिए आयुषी ने अपने अंकल के साथ मिलकर एक ऐसा घिनौना प्लान बनाया जिससे उन दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती। सरकारी नियमों के अकॉर्डिंग नीरज जी को कुछ हो जाने पर उनकी नौकरी तुरंत उनके बच्चों को ही मिलती। एंड सिंस जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आयुषी का भाई तो बिल्कुल भी एबल नहीं था एक प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, तो इसीलिए अगर नीरज जी को कुछ हो जाता तो ये जॉब सीधा सीधा आयुषी को जाती। इसलिए प्रॉपर्टी और जॉब के लालच में आते हुए आयुषी ने अपनी ही मां को मारने का प्लान बनाया। बलराम मोहन स्वरूप का बेटा और आयुषी का कजन था, जिसके साथ उसने सबसे पहले अपनी मदर को मारने की बात की थी और बलराम के साथ डिस्कस करने के बाद उसने ये सेम आइडिया अपने चाचा मोहन स्वरूप को भी बताया था। आयुषी ने मोहन को इस काम के बदले 5 बीघा जमीन ऑफर करी थी जिसकी वैल्यू करोड़ों में थी एंड अप्रॉक्स 10 करोड़ रुपए थी और यही प्रॉपर्टी मोहन स्वरूप को एक्चुअली में चाहिए भी थी। इसलिए ऑफर सुनकर वो और बलराम दोनों इस काम के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये काम उन्हें इस तरीके से करना था ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे, क्योंकि अगर नीरज जी की मौत में थोड़ा सा भी फाउल प्ले मिल जाता तो आयुषी को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ये नौकरी कभी नहीं मिलती। इसीलिए उन्होंने कई महीनों से इस प्लान के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। 7 लाख रुपए खर्च करके आयुषी ने, मोहन स्वरूप ने और बलराम ने यहाँ पे 5 हिटमैन हायर करे थे। 20 ईयर ओल्ड हेमंत शर्मा जो कि भरतपुर का रहने वाला था, वो इन हिटमैन की पूरी टीम को लीड कर रहा था। आकाश शर्मा, मोहित शर्मा, रोहित जाटव और अरविंद शर्मा, ये चारों उसके टीम मेंबर्स थे और इन सब ने मिलकर डिसाइड किया था कि नीरज जी की मौत को ये लोग एज अ रोड एक्सीडेंट पोर्ट्रे करेंगे, क्योंकि अगेन आए दिन हमारे कंट्री में रोड एक्सीडेंट होते ही रहते हैं सैडली, एंड ये चीज कोई अब बड़ी बात नहीं लगती है लोगों को। इसलिए अगर रोड एक्सीडेंट यहाँ पे हो जाता तो कोई भी सस्पेक्ट नहीं करता कि कोई फैमिली मेंबर इस मौत के पीछे है। पर इस एक्सीडेंट को बिलीवेबल बनाने के लिए नीरज जी के मूवमेंट्स की पूरी डिटेल चाहिए थी इन्हें। इसलिए मोहित शर्मा ने नीरज जी के मूवमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करना शुरू कर दिया था महीनों तक। वो कब घर से बाहर निकलती, क्यों घर से बाहर निकलती, कब वो घर में वापस आती, उनके डेली रूटीन के हर एक एस्पेक्ट को नोट डाउन कर रहे थे ये लोग, जस्ट टू फाइंड द बेस्ट मोमेंट टू टेक हर लाइफ। और जब ये सब कुछ हो रहा था, नीरज जी को उस समय पर जरा से भी भनक नहीं थी कि एक्चुअली में क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, कि उनकी बेटी उनकी जान लेने के लिए इतना सब कुछ प्लान कर रही है। उन्हें कुछ दिनों तक मॉनिटर करने के बाद इस हिट स्क्वाड ने नोटिस किया कि नीरज जी ऑलमोस्ट हर दिन शाम के 4:30 बजे अपने बेटे को कोचिंग सेंटर छोड़ने पैदल निकलती थी और यही मौका था उन लोगों के पास नीरज जी को रास्ते से हटाने का। जिसकी हेल्प से वो लोग नीरज जी का एक्सीडेंट करने वाले थे। और अगले ही दिन जब नीरज जी अपने बेटे को लेकर घर से बाहर निकली, तब ये पांचों अपनी अपनी पोजीशन पर बैठ के रेडी हो गए थे, वेटिंग फॉर हर टू कम बैक। लेकिन यहाँ पे उनसे एक गलती हो गई। जब नीरज जी अपने घर वापस जा रही थी तो इनका ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ। थार उनके बेहद करीब से होकर गुजरी, बट कुछ इंचेस से नीरज जी टक्कर खाने से बच गई। दिस वाज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर हर, बट लकीली उसके हिटमैन अनसक्सेसफुल रहे इस बार। नाउ सोचो ये चीज कि एक एक्सीडेंट से बचना किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस होगा। और नीरज जी भी इस इंसिडेंट के बाद काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें भनक लगी थी कि कोई ना कोई तो उनकी जान के पीछे पड़ा है। इसीलिए अपनी सेफ्टी की चिंता करते हुए उन्होंने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कर दिए थे। उन्होंने अपने फेंसेस और अपनी खिड़कियां भी बार कर दी थी और खुद को उन्होंने अपने घर के अंदर कुछ दिन बंद रखा। तो इस समय पर नीरज जी काफी ज्यादा अलर्ट हो गई थी। तो अब इन पांचों के लिए नीरज जी के ऊपर कुछ भी सैड मैन, जब खुद का कोई करता ना, दैट्स सो सैड भाई, सुनने में इट्स सो सैड। पता नहीं भाई, बहुत बहुत बुरा लग रहा है मेरे को सुनने में। करना सबसे ज्यादा रिस्की होता है इस समय पर। तो इसीलिए ये लोग कुछ हफ्तों तक शांत हो गए थे और नीरज जी के ऊपर कुछ हफ्तों तक ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं हुआ था। लेकिन 27 जून उनके घर पर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग घटना हुई। दोपहर के अराउंड 1 बजे उनके घर के स्टेयरकेस पर लगे सीसीटीवी कैमरा में एक डिस्टर्बेंस कैप्चर हुई। घर के बाहर से एक जलता हुआ नारियल अंदर आके सीढ़ियों पर गिरा। एक के बाद एक और भी अजीब चीजें वहां पर गिरने लगी। इस इंसिडेंट को नीरज जी के बेटे ने नोटिस किया और उसने अपने फोन से इस वियर्ड इवेंट को कैप्चर भी कर लिया था।
उसकी रिकॉर्डिंग में हम देख सकते हैं कि घर की सीढ़ियों पर एक जलते हुए कपड़े और सिंदूर कैसे फेंके गए हैं, जो कि नीरज जी के ही थे बाय द वे। इसके अलावा एक स्ट्रॉ डॉल और मूली धागे में बंधी हुई नारियल भी वहां पर फेंकी गई थी। Bro, ये सब कुछ पॉइंट आउट कर रहा था किसी ब्लैक मैजिक की तरफ, जो कि that's नीरज जी के sad. ऊपर करा जा रहा था। लेकिन क्योंकि ये सारी की सारी चीजें फोन में रिकॉर्ड हो गई थी, इससे पहले कि ये चीजें जिसने फेंकी थी उसे पकड़ा जाता, वो लोग वहां से भाग गए थे। सो दीस पीपल दे वर नॉट जस्ट ट्राइंग टू किल हर, बल्कि ये लोग नीरज जी को डरा भी रहे थे, सो दैट किसी वियर्ड वे में नीरज जी के दिमाग में डर बैठ जाए कि मेरे ऊपर कोई काला जादू कर रहा है और मैं घर से बाहर निकल जाऊं। और जैसे ही वो घर से बाहर निकले, इन लोगों को दोबारा एक और मौका मिल जाए। लेकिन दिस वाज द सेकंड टाइम कि उनका प्लान दोबारा से फेल हो गया, क्योंकि नीरज जी उस दिन अपने घर से बाहर नहीं आई। तो अब उन्होंने दोबारा से 2 बारी फेल होने के बाद अपना प्लान चेंज करा। फाइनली ऑन 3 जुलाई जब शाम के वक्त नीरज जी अपने बेटे को कोचिंग सेंटर छोड़कर वापस आ रही थी, तब इन लोगों का प्लान मोशन में आया। इन लोगों ने इस बार घर से थोड़ी दूर की लोकेशन चुनी थी अपने आखिरी अटेम्प्ट को अंजाम देने के लिए। इस बार हेमंत ने एक व्हाइट स्कॉर्पियो रेंट की थी। स्कॉर्पियो ये का देखो ड्राइवर भाई आकाश ने- शर्मा था और उसके साथ पैसेंजर सीट पर अरविंद शर्मा बैठा हुआ था, जो कि इंश्योर करने वाला था कि कार जाकर सीधे नीरज जी को लगे ही। जब से नीरज जी अपने घर से निकली हुई थी, तब से मोहित शर्मा उनका पीछा कर रहा था और उनके मूवमेंट्स की पल पल की खबर वो आकाश और अरविंद तक पहुंचा रहा था। एक मोटरसाइकिल पे रोहित भी पास में ही तैनात था उनके लिए। इन्होंने डिसाइड किया था कि काम पूरा होते ही ये लोग गाड़ी छोड़ देंगे और रोहित के साथ बाइक पर भाग जाएंगे। इतनी डिटेल्ड प्लानिंग इन्होंने एक मामूली सी औरत को मारने के लिए करी थी। एंड अनफॉर्चुनेटली sad. नीरज जी इस बार हाय डैश कपिला, हेलो भाई, कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो भाई, कैसे हो? इन लोग के प्लान का शिकार बन गई। इस बार जब गाड़ी उनके पास आई तो वो एक्चुअली उनसे टकराई और उनकी बॉडी बहुत ज्यादा ऊपर उछली एंड शी वाज डेड ऑन स्पॉट। काम पूरा होते ही 5 के 5 हिटमैन वहां से फरार हो गए थे और इस समय पर नीरज जी के बॉडी के अराउंड भी काफी ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। उनके शरीर पर डैमेज इतने ज्यादा थे कि वो पहचान में भी नहीं आ रहे थे इस पॉइंट पे। किसी की भी वहां पे उनकी बॉडी के पास जाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी और तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस जब बॉडी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची, तब नीरज जी को फाइनली डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया गया था। नीरज जी की डेथ की खबर आयुषी और मोहन स्वरूप को That's so पहले ही डेट में मिली sad, भाई, that's so fucking sad, that's so fucking sad. Why would you do this to an old lady, man? ठीक भाई, खुद के बच्चे, हद हो गई भाई, बहुत ही हद थी। हो गई ये लेकिन तो। जब आयुषी को ये खबर मिली और वो सीन पर पहुंची, तब उसने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। शी स्टार्टेड क्राइंग कि उसकी मदर के Nah. साथ ऐसा किसने कर दिया और अब वो अकेले इस Nah, दुनिया में what कैसे a रहेगी। bitch, एंड इट वाज भाई. बिलीवेबल What a आल्सो, क्योंकि bitch. व्हाई वुड शी डू दिस थिंग टू हर ओन मदर, राइट? एंड इसी वजह से शुरुआत में ये सबको एक सिंपल हिट एंड रन केस लग रहा था। नीरज जी के भाई यानी आयुषी के मामा राकेश कुमार शर्मा वो पहले आदमी थे जिन्होंने यहाँ पर फाउल प्ले सस्पेक्ट किया। दरअसल राकेश जी इकलौते ऐसे इंसान थे जो कि नीरज जी को करीब से जानते थे और उन्हें सपोर्ट भी किया करते थे। इसीलिए उन्हें नीरज जी के लाइफ में चल रहे हर एक टेंशन के बारे में पता था। ही न्यू कि आयुषी और नीरज जी के बीच में कितने टाइम से टेंशन चल रही थी प्रॉपर्टी को लेकर, और उन्हें उस हर एक झगड़े के बारे में पता था जो दोनों माँ और बेटी के बीच में हुआ था नौकरी को लेकर। इसीलिए ही हैड मोर देन इनफ रीजंस टू बिलीव दिस थिंग कि इसमें आयुषी का कुछ ना कुछ तो हाथ है। और ये शक और भी ज्यादा गहरा हो गया जब उन्होंने नोटिस करा कि पहले दिन तो आयुषी काफी ज्यादा रो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सच में बिल्कुल ही टूट चुकी है अंदर तक। लेकिन अगले दिन से ही उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे। वो काफी ज्यादा जल्दी नॉर्मल एक्ट कर रही थी, नॉर्मली बोल रही थी और वो अपने अंकल और उसके बेटे से काफी ज्यादा बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अपनी मॉम की डेथ के बारे में वो बिल्कुल कंप्लीटली भूल गई हो। ये सारी चीजों को देखकर राकेश जी को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और उन्होंने चुपचाप पुलिस में जाकर एफआईआर लॉन्च कर दी और उसमें आयुषी और उसके चाचा की फैमिली का नाम भी मेंशन किया था। एंड अब क्योंकि ये डेथ किसी नॉर्मल इंसान की तो थी नहीं बल्कि लोअर कोर्ट के एक सदस्य की थी, इसीलिए पुलिस वालों ने भी इस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया। सबसे पहले पुलिस ने प्रताप नगर एरिया के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। हो गया जिसमें भाई, ये फालतू accident में, record हुआ हद था। हो गई। क्लिप को देखने से पुलिस को कार की डिटेल्स मिली। क्या और उन्होंने देखो ये भी नोटिस इसमें? किया कि नीरज जी को टक्कर गलती से नहीं लगी थी बल्कि ये जानबूझकर किया गया था क्योंकि गाड़ी का पैटर्न ही ऐसा था। तो यहाँ से पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया था कि ये कोई हिट एंड रन केस नहीं है बल्कि ये एक प्री मेडिटेटेड मर्डर था। उसके बाद उन्होंने घर का सीसीटीवी भी चेक करा जहाँ से उन्हें वो ब्लैक मैजिक वाली फुटेज मिली थी और अब यहाँ पे क्रिमिनल्स भाई, इंसान को इतना डरा दो, इंसान की इतनी ऐसी तैसी कर दो, इंसान की इतनी ऐसी तैसी। एक तो भाई मेंटल तनाव हो गया भाई बेचारी को, इतना मेंटल तनाव हो गया भाई बेचारी को। घर पे काला जादू हो रहा है, नारियल फेंके जा रहे हैं, सिंदूरी फेंके जा रहे हैं, गुड़िया फेंक दी। उसके बाद भाई बाहर निकला तो उसको एक बार पहले ही एक्सीडेंट की ट्राई हो चुकी है। व्हाट द फक मैन। होती भाई, ये तो हरियाणा का केस है भाई, मेरे को बच के रहना पड़ेगा भाई, ये मार सकते हैं मेरे को। नहीं नहीं, हर स्ट्रीम के बाद मेरे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, मेरे कैचिंग ऑप्स, मेकिंग न्यू ऑप्स एवरी स्ट्रीम। स्कॉर्पियो को थोड़ी दूर जाकर अबैंडन कर दिया और लकीली पुलिस को फ्रेंडशिप करोगे? फ्रेंडशिप, हाँ जरूर करेंगे। वो गाड़ी मिल गई थी जल्दी से। इस गाड़ी में उन्हें नीरज जी की कुछ और बिलोंगिंग्स भी मिली और उनके साथ ब्लैक मैजिक रिचुअल के मटेरियल्स भी मिले थे, फर्दर प्रूविंग कि 27 जून को इन लोगों ने उनके घर के अंदर वो सारा अजीब सामान फेंका था। पुलिस ने जब उस लावारिस स्कॉर्पियो के मालिक को ढूंढ निकाला तब इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। पता चला कि हेमंत शर्मा नाम के एक शख्स ने 35,000 देकर ये गाड़ी रेंट पर ली थी। यही वो धागा था जिसे पकड़कर पुलिस में 35,000 में स्कॉर्पियो चकली वावे। मोहन स्वरूप
स्वरूप, बलराम और बाकी ना। लोगों के नाम एक एक करके सामने आने लगे। पुलिस ने बिना वक्त गवाए मोहन स्वरूप को पकड़ा, बट दे कुडंट कैच बलराम क्योंकि वो मौके से फरार हो चुका था। और पुलिस की कड़ी इंटरोगेशन के दौरान मोहन स्वरूप पूरा का पूरा टूट गया था और उसने सारा का सारा सच पुलिस वालों को बता दिया था। उसने ये कन्फेस करा कि आयुषी ने ही यहाँ पर अपनी माँ को मारने की पूरी कंस्पिरेसी रची थी। और इस चौंकाने वाली गवाही के बाद That's पुलिस ने sad. सीधा नीरज जी के गांव पहुंचे, जहाँ पे उनके अंतिम संस्कार चल रहे Indian थे। Army, तो पुलिस वहां पहुंची respect आयुषी के button. लिए। तो आयुषी ने शुरुआत में तो काफी ज्यादा अकड़ दिखाई और कोऑपरेट करने से वो साफ मना कर रही थी, लेकिन उससे ये एहसास नहीं था कि उसकी Holy. कंस्पिरेसी के बारे में पुलिस को सब कुछ पता चल चुका था। पुलिस ने बड़ी होशियारी Obviously, से obviously, अब कर ले गवर्नमेंट जॉब, अब ले ले गवर्नमेंट जॉब, ले ले गवर्नमेंट जॉब जाके, जा ले, अब लेके दिखा, अब लेके भरोसा दिखा। दिलाया कि ये सिर्फ एक मामूली पूछताछ है। और जैसे ही वो घटिया जगह भाई। पहुंची, उसे उसकी मां के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस वालों के अकॉर्डिंग जब वो लोग आयुषी को सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे थे और उसके बाकी गुनाहों के बारे में बता रहे थे, उसके बाकी प्लान के बारे में बता रहे थे, Holy. तब आयुषी के चेहरे पर रिमोर्स था ही नहीं। और अब तुम लोग को याद है कि आयुषी के डैड विजय जी की अचानक से मौत हो गई थी। वेल, इस केस में एक और ना, शॉकिंग चीज अभी ना, बाहर आई है और वो ये है कि नहीं, आयुषी के नहीं। मामा ने, जिसे सबसे पहले पकड़ा गया था, जिसने सारा का सारा सच उगलवाया था, और वो ये है कि आयुषी के मामा ने ये क्लेम करा है, ये आरोप लगा है आयुषी के ऊपर कि उसने ही अपने पिता को मारने का प्लान बनाया था। Bruh. राकेश जी का कहना है कि जब उन्हें I can fix. No, नहीं, you don't need to. You don't fucking have to. नहीं, हर किसी को फिक्स नहीं करना होता, हर किसी को फिक्स नहीं करना होता. You don't have to. नहीं. ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तब आयुषी और उसका कजन बलराम उन्हें किसी अननोन हॉस्पिटल ले गए थे और 3 महीने अच्छा। तक ट्रीटमेंट के बारे में परिवार को अंधेरे में रखा गया था। जब नीरज जी ने बार बार पूछा तो आयुषी ने बस ये कहा कि उसने पिता को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। बाद में जब परिवार उन्हें घर लाया तो डॉक्टर्स ने बताया कि उनके कई ऑर्गन्स फेल हो चुके थे उस पॉइंट पर। राकेश जी ने ये भी आरोप लगाया है कि आयुषी ने अपने ही फादर की फीडिंग ट्यूब निकाल दी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। पुलिस अब इन सारे सीरियस एलिगेशंस के ऊपर Such a अभी भी bitch, investigation कर रही man. है और Fuck. आयुषी से पूछताछ कर रही है, जो फिलहाल कस्टडी में है। लेकिन That's अपने लालच और sad. नफरत की That's आग में sad. अंधी होकर That's so उसने न sad. सिर्फ अपनी मां की जान ले ली थी, बल्कि अपने उस मासूम और डिसेबल That's भाई को भी so अनाथ कर दिया है, fucking sad. जो हाँ पूरी भाई। तरह नीरज जी पर डिपेंडेंट था। तो कुछ बीघा जमीन के चक्कर में और एक सरकारी नौकरी के चक्कर में इस 24 साल की लड़की ने Anything for the सरकारी नौकरी. इतना बड़ा कदम उठाया। औरत को हमारे देश में देवी के रूप की तरह देखा जाता है, पर आए दिन अब ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें माँ, बीवी, बेटियां ये सारी चीजें कर रही हैं। तो अब आखिर हम भरोसा और किस पे करेंगे? I don't know, bro. I don't know, bro. These women are angels. Do let me know in the comment section below कि तुम लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो। पर इसी के साथ ये केस अभी के लिए यहीं पर हॉल्ट पे है। And with that, I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please be close to your loved ones, guys, and I'll see you very, very soon. That's sad. That's sad. This whole ass video was so sad. मेरा टकला क्यों दिख जाता है यहाँ पे? This whole ass video was so sad, भाई. So sad. कुछ और आके देखते हैं भाई.